दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है प्रोटेस्ट ऑफ नेपाल। जो नेपाल में अभी क्रांति हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग जैनजी रिवॉल्यूशन के बारे में भी इसको मानते हैं कि भाई ये एक जैनजी रिवॉल्यूशन है। अभी जैनजी क्या होता है? जैनजी होता है जिन लोगों का जन्म 1997 से लेके 2012 के बीच में हुआ है, तो उनको जैन जी माना जाता है। तो ये नेपाल के अंदर क्या रेवोल्यूशन हुआ है, क्या प्रोटेस्ट हुआ है, आज उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पीछे क्या रीज़न रहा है, क्या ये एक दिन का ही मतलब रिवॉल्यूशन था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को बैन किया और एकदम से ही रिवॉल्यूशन आ गया, या इसके पीछे कोई और भी कारण थे। वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये बात है 4 सितंबर से लेके 8 सितंबर के बीच में गवर्नमेंट ने वहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया थे, टिकटॉक को छोड़ के बाकी सारे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जितने भी सोशल मीडिया थे उनको बैन कर दिया। उसका रीज़न क्या था? नेपाल के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे रोजगार नहीं है लोगों के पास। लोग नौकरी करने के लिए विदेशों में जाते हैं। आपने इंडिया में भी देखा होगा, बहुत सारे जो ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पे जितने भी आपको कुक मिलेंगे, वहाँ पे जितने भी आपको वेटर मिलेंगे, वहाँ पे आपको जितने भी खाना बनाने वाले लोग मिलेंगे, मोस्टली आपको नेपाली मिलेंगे। उनके पास इतनी नौबत तक आ गई, वो लोग रसिया वगैरह में जाके वहाँ की आर्मी में भर्ती हो रहे हैं और यूक्रेन के साथ युद्ध में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपनी जान को दांव पे लगा के वो लोग अपने घर को चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। जबकि इसके अपोजिट वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, वो लोग लग्जरी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं, लग्जरी घरों में रह रहे हैं और उसका सब दिखावा सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। फॉरेन में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो बच्चे स्टडी कर रहे हैं। तो इसका एक बैड इम्पैक्ट वहाँ की जनरेशन के ऊपर गया। और वहाँ पे कुल मिला के लोकतंत्र जब आया था लगभग 15 साल 20 साल पहले, वहाँ पे 2 ही पार्टियाँ हैं। और एक तरह से उन्होंने पूरा ये कर रखा कि एक बार वो पार्टी सत्ता में आ जाती है, एक बार दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा है। और करप्शन इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कई कई हजार करोड़ों रुपए तक के करप्शन वहाँ पे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से वहाँ की जनता जो हो परेशान हो गई। अब उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बचा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने बाकी सारी चीज़ें अपने कब्जे में ले रखी थी। अब उसको भी गवर्नमेंट ने सिर्फ ये बहाना देके कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उसको एकदम से बैन कर दिया। उसके बाद जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, जिनको मैं जैन जी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। काठमांडू और जो वहाँ की मेन सिटीज़ है, वहाँ पे लोगों ने धरना प्रदर्शन या जो वहाँ का पार्लियामेंट वगैरह उसका घेराव करना शुरू किया। कहा जाता है कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ये सारी चीज़ें करी। पुलिस ने उनके ऊपर पानी की बौछारें, रबड़ बुलेट वगैरह वो चलाई। उसके बाद सुनने में आया कि वहाँ पे उन्होंने उनके ऊपर गोलियां तक भी चलाई और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और देखते ही देखते ये आग और भड़क गई। लोग जो हैं सड़कों पे उतर आए। इस नई जनरेशन के साथ साथ बाकी जनता, बाकी पब्लिक भी उनके साथ उतर आई और वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और वहाँ के जो पीएम थे, ओली साहब, पूरा नाम मैं उनका बताता हूँ आपको, उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। उसके बाद मंत्रियों ने हेलीकॉप्टर के थ्रू, प्राइवेट जेट के थ्रू वहाँ से छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर दिया। आर्मी, पुलिस सब अपोजिशन में आ गई और लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इसका मेन रीज़न क्या रहा, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। ये 4 से 8 सितंबर के बीच में इन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया। 9 से 13 सितंबर के बीच में ये वॉयलेशन और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। वहाँ के जो पीएम थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो पूर्व जो वहाँ पे सीएम पीएम थे, प्रधानमंत्री थी, उनकी वाइफ को भी वहाँ पे जला के मार दिया गया। अब इसमें रीज़न क्या रहा? सबसे पहले डिजिटल जो मोबिलाइजेशन था, मैंने आपको बताया, वहाँ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उसको उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर थी, करप्शन पर पूरा चरम सीमा पे था, लोगों के पास रोजगार नहीं थे, अदर कंट्रीज़ में जा जाके वो लोग अपना घर चला रहे थे। और दूसरा, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट होते थे उसमें कई हज़ारों करोड़ों रुपए का वहाँ पे घोटाला होता था, या वहाँ पे मतलब पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा करप्शन था। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्शन शुरू हुआ और ग्लोबल लेवल पे भी मतलब ये सारी चीज़ें फैली। उसका इम्पैक्ट
अब नेपाल के एक तरफ इंडिया है, दूसरे तरफ चाइना है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में माना जाता है। अभी वहाँ पे इंटरनल जो है, वहाँ की जो चीफ जस्टिस थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको उन्होंने भी पीएम के लिए नॉमिनेट किया है, लेकिन ये उनका भी अभी फाइनल नहीं है कि उनको ही वहाँ पीएम रखेंगे या नहीं रखेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न रहा, जो वहाँ पर ऑलरेडी मंत्रीज, पॉलिटिकल जो लोग थे, उनके जो बच्चे थे, उनका जो सोशल मीडिया के ऊपर उन लोगों ने जो दिखावा किया, जो लग्जरी उन्होंने दिखाई, उससे पब्लिक पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि हम लोग तो यहाँ पे दाल रोटी के लिए भी परेशान है, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी, और इनके बच्चे लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं। पब्लिक का पैसा, पब्लिक का टैक्स के पैसे से ये लोग अपनी ज़िंदगी को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक रिवॉल्यूशन हुआ। अभी चीज़ें अधर में लटकी हुई है। अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ नई गवर्नमेंट बने, नए लोग उसमें आए। इसमें कुछ एनजीओ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो इसको नेशनल लेवल पे चीज़ों को लेके गई। न्यू जनरेशन ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। और मैं आपको नाम बताता हूँ, जो इंटरनल उन्होंने जो अभी पीएम के लिए नाम नॉमिनेट किया है, चलो वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो हम बाद में एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो अभी देखते हैं अभी आने वाले टाइम में क्या लीगल अकाउंटेबिलिटीज़ होती हैं। सोशल मीडिया भी दोबारा से कब तक चालू होगा, वहाँ पे अभी कौन सी सरकार बनेगी, क्या चीज़ें रहेंगी। लेकिन हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, नेपाल के लोगों को भी हमें सपोर्ट करना है। वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं, हमें किसी प्रकार की गलत अफवाह नहीं फैलानी है। वॉयलेंस से रिलेटेड जो भी वहाँ पे वॉयलेंस हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स का एब्यूज़ नहीं करना है, कोई इंगेज विद इलेक्ट्रल प्रोसेस के साथ हमें शामिल नहीं होना है, और अनवेरीफाइड जो रूमर्स होती हैं, जो गलत खबरें, तो उसको नहीं फैलाना है। तो मोटा मोटी ये जेनजी रिवॉल्यूशन था, ये नेपाल का प्रोटेस्ट था। अभी आज की डेट में नेपाल के अंदर पूरी तरह से सारी अर्थव्यवस्था जो हो धराशायी हो गई है। अभी आने वाला टाइम ही बताएगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी। बाकी डिटेल के लिए हो सकता है हम एक सेकंड पार्ट भी, इसके ऊपर एक दूसरी वीडियो भी हम बनाएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।